जाता है। सर एक बहुत कॉमन चीज़ आजकल बढ़ रही है, जैसे यंगस्टर्स बियर में बहुत है, तो बियर बेली एक कॉमन टर्म आ गया कि बियर पी के पेट निकल जाता है। तो अगर वो ज़्यादा हो गया तो वो भी ओबिसिटी को लीड कर सकता है, बियर या अल्कोहल ज़्यादा पीना? एब्सोल्युटली। देखिए, किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर कैलोरीज होती हैं, और कैलोरी चाहे आप शुगर से लें, चाहे मिठाई से लें, चाहे आटे से लें, चाहे बियर से लें, बात तो एक ही है, कैलोरीज है कैलोरीज। अब अगर आप कैलोरी स्टडी करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बियर में सबसे ज़्यादा होती है, एंड टिकीला में इंटरेस्टिंगली कैलोरी सबसे कम होती है। तो व्हेन सम पीपल से कि भाई टिकीला एक हेल्दी ड्रिंक है, हेल्दी तो नहीं है, बट उसमें कैलोरी सबसे कम है। तो अगर आप टिकीला लेते हैं तो आपके अंदर कैलोरीज कम जाएंगी, तो आपके अंदर ओबिसिटी कम होगी। बट एवरी ड्रिंक विल कॉज ओबिसिटी ओवरऑल बिकॉज आप कैलोरीज ले रहे हैं, एंड दे आर एम्प्टी कैलोरीज। इनसे पेट नहीं भरता, दीज आर एम्प्टी कैलोरीज। और सर इंडिया के जो मैरिड मैन है वो थोड़े अलग से दिखते हैं, बेली फैट उनका जैसे शुभ ने बोला बहुत ज़्यादा वाइड होता है, मतलब ओवरऑल मोटे नहीं होते वो, बट पेट उनका ज़्यादा फैला होता है, तो वो भी ओबिसिटी में काउंट होता है। वेरी डेंजरस। दिस इज नोन एज एब्डोमिनल ओबिसिटी, एंड्रॉयड ओबिसिटी कहते हैं, एब्डोमिनल ओबिसिटी, सेंट्रल ओबिसिटी, बहुत सारे नाम है। जो लोग ओवरऑल मोटे हैं, जिनके पैर भी मोटे हैं, लेग्स भी मोटे हैं, हाथ भी मोटे हैं, चेस्ट भी मोटा है, पेट भी मोटा है, दे हैव अ मच लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एज कंपेयर टू जिस आदमी का सिर्फ पेट मोटा है या सेंट्रल ओबिसिटी है। इसको हम स्टिक मैन भी कहते हैं कि दो डंडियां पैर हो गए, दो डंडियां हाथ हो गए, बीच में मोटा सा पेट हो गया। These people have the highest risk of heart disease और metabolic syndrome जो ओबिसिटी से होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, साथ मिलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाते हैं। जिसमें सेंट्रल ओबिसिटी है, जिसके सिर्फ पेट पे फैट है, दे आर द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी फॉर हार्ट डिजीज। तो उन लोगों को सबसे पहले ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जिनमें गायनेकॉइड ओबिसिटी है, मतलब उनके हिप्स ज़्यादा भारी हैं और लेग्स ज़्यादा भारी हैं, उनके अंदर कम रिस्क होता है ओबिसिटी रिलेटेड डिजीज़ का। रिस्क जीरो नहीं है, उनके अंदर भी रिस्क है, बट सेंट्रल ओबिसिटी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। सर जैसे हमने लड़कियों की बात करी, ओबिसिटी से उनको पीसीओडी हो जाता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, क्या लड़कों में भी मोटापे की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है स्पर्म काउंट को लेकर या क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स को लेकर? दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने बात पूछी। तो रिसर्च में ये देखा गया है कि जैसे जैसे मेल्स का वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनके स्पर्म्स या शुक्राणु की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रिड्यूस होने लगती है। इनफैक्ट यूके में, इंग्लैंड में ये लॉ है, अगर एक कपल में मेल का बीएमआई 42 से ऊपर है तो उनको आईवीएफ नहीं ऑफर करा जाएगा, बिकॉज उनके स्पर्म्स की क्वालिटी इतनी खराब है। सिमिलरली फीमेल्स में अगर उनका बीएमआई 35 से ऊपर है तो उनको आईवीएफ ऑफर यूके में नहीं करा जाता है, बिकॉज उनके एग्स की क्वालिटी इतनी खराब होती है। तो मेल्स में और क्या परेशानी होती है ओबिसिटी की वजह से? मेल्स में गायनेकोमास्टिया, आपने देखा होगा, मैन ब्रेस्ट जिसे कहते हैं, कि मेल्स के अंदर ब्रेस्ट बननी शुरू हो जाती हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फीमेल हार्मोन्स ड्यू टू ओबिसिटी इन अ मैन्स बॉडी। मेल की बॉडी के अंदर जब फैट ज़्यादा होता है तो मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट होते हैं, तो उनके अंदर ब्रेस्ट बननी शुरू हो जाती है, उनके अंदर हेयर लॉस चालू हो जाता है, एलोपेशिया चालू हो जाता है, और उनके अंदर हाइपोगोनाडिज्म, मतलब आपके टेस्टिकल्स का साइज रिड्यूस होने लगता है, स्पर्म की क्वालिटी खराब होने लगती है, स्पर्म की क्वांटिटी खराब होने लगती है, और आपका सेक्सुअल डिजायर कम होने लगता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट अंडर एस्टिमेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ओबिसिटी मेल्स में है सेक्सुअल डिजायर। इसको कहते हैं इम्पोर्टेंस, कि आप में सेक्स करने का मन कम हो जाता है, आपका डिजायर कम हो जाता है, और दूसरा पॉइंट होता है स्टरिलिटी, कि आपके जो शुक्राणु होते हैं वो कम हो जाते हैं। सर कुल मिला के हमें तो इस कॉन्वर्सेशन से यही समझ आया कि वेट से ही सारी आपकी हेल्थ जो है वो ओवरऑल जुड़ी हुई है, आपके पेट से, आपके मोटापे से। तो बहुत ही अच्छा ये एपिसोड था, और हमें समझ में आया कि मोटापा सच में एक बीमारी है जो कई बीमारियों को लीड करता है, और अगर आपने अपने मोटापे को कंट्रोल कर रखा है, एक लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन कर रखा है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हो, है ना? दैट इज करेक्ट। आई थिंक मोटापा हमारी जनरेशन का सबसे बड़ी बीमारी है, और अगर हम मोटापे को ट्रीट कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, और हम जनता से कहेंगे कि अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आप मोटापा नहीं घटा पा रहे हो, आप तरह तरह की डाइट प्रैक्टिस कर चुके हो पर वापस वहीं आ जाते हो, तो इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप किसी डॉक्टर से या प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, किसी से कंसल्ट करें। कि कुछ लोग मोटे हैं, फिजिकली एक्टिव है, उन्हें कोई बीमारी एज सच नहीं है, और एक होते हैं ओबीस। तो किसको हम ओबीस की कैटेगरी में डालेंगे, किसको हम नॉर्मली फिट मोटापे या जिनका थोड़ा एक्स्ट्रा फैट है उस कैटेगरी में डालेंगे? थोड़ा डिफरेंस बताओ। इसके लिए सबसे आसान तरीका है हम बॉडी मास इंडेक्स को मेजर करें। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है?
बॉडी मास इंडेक्स एक कैलकुलेशन होता है जिसमें वेट इन केजी इज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अगर आपका वजन 100 किलो है और आपकी हाइट 1.7 मीटर है तो 100 डिवाइड बाय 1.7 इंटू 1.7, जो भी उसका आंसर आएगा वो आपका बॉडी मास इंडेक्स हो गया। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से कम है तो आपको ओवरवेट कहेंगे, और 30 से ऊपर है तो आपको ओबीस कहेंगे, और 40 से ऊपर है तो आपको मॉर्बिडली ओबीस कहेंगे। तो यही एक तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि कौन ओवरवेट है और कौन ओबीस है। और ये बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप ओबीस हो जाएंगे या मॉर्बिडली ओबीस हो जाएंगे तो आपके अंदर बीमारियां डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके अंदर बीमारियां होने के, मोटापा संबंधित बीमारियां होने के चांसेस कम हैं। और सर ओबेसिटी का जो मेन कॉज है वो लाइफस्टाइल ही है कि आप कैसा खाना खा रहे हो और कब, क्या आपकी स्लीपिंग साइकिल है, क्या है, वही मेन कॉज है। देखिए, ओबेसिटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ओबेसिटी के 3 मेन वजह हैं: जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स। मैं हर मरीज को यही समझाता हूँ। तो पहला तो हो गया जेनेटिक फैक्टर्स कि अगर आपके माँ बाप जनरली ओवरवेट हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके ओवरवेट होने के, वो तो हो गए जेनेटिक फैक्टर्स। सेकेंड हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये क्या होते हैं? अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग ओवरवेट हैं, तो वहाँ पर अगर एक पतला इंसान भी जाएगा तो उसके चांसेस होते हैं ओवरवेट होने के, बिकॉज ही स्टार्ट्स फिटिंग इन। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक बहुत मोटे घर में एक पतली लड़की जाती है तो चांसेस हैं कि वो मोटी हो जाएगी ओवर टाइम, बिकॉज एक बॉडी इमेज इशू है कि वो बॉडी इमेज नॉर्मलाइज होने लगती है, आप एक्सेप्ट करने लगते हैं कि मोटा होना ठीक है। तो ये हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और तीसरे होते हैं पर्सनल फैक्टर्स, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। पर्सनल फैक्टर्स हो गए फूड चॉइसेस, कि कुछ लोग सैलड्स खाते हैं खाने के साथ और कुछ लोग मीठा खाते हैं खाने के साथ, वो हो गए पर्सनल फैक्टर्स। कुछ लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते हैं। बट पर्सनल फैक्टर्स का इफेक्ट सिर्फ 5 to 10% होता है आपके ओवरऑल वेट पे। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है जेनेटिक फैक्टर्स का, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। सर, अगर हम चेंज ही नहीं कर सकते तो फिर हम इसका इलाज कैसे करेंगे? अगर कोई बहुत मोटा है ड्यू टू जेनेटिक्स, जैसे आपने बताया पेरेंट्स की वजह से उनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो है, बॉडी खाना कम पचाती है, फैट ज़्यादा बनाती है, तो उसका इलाज कैसे करें फिर? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि मोटापा एक बीमारी है। मोटापा शराब या सिगरेट की तरह कोई आदत नहीं है जिसे छुड़वाया जा सकता है। ये सबसे ज़रूरी बात है मोटापे के बारे में समझने के लिए, कि मोटापा बीमारी है और ये मेटाबॉलिज्म की बीमारी है। एक और तरीका इसको समझाने का है कि एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे सेम ही खाना खाते हैं, 5 का वजन अलग है। आपने कुछ लोग ऐसे ज़रूर देखे होंगे जो पूरे दिन खाना खाते हैं फिर भी पतले हैं। इसका मतलब खाने का डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं हुआ ओबेसिटी से, कुछ और भी है, वो चीज़ है मेटाबॉलिज्म। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इस मेटाबॉलिज्म को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसका एक मल्टी प्रोंग्ड, मल्टी फैक्टोरियल ट्रीटमेंट होगा। आपको डाइटरी चेंजेस भी करने पड़ेंगे, हमें लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, बट उसके साथ साथ हमें दवाइयों या इन एक्सट्रीम केसेस सर्जरी की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तभी हम इस मेटाबॉलिज्म को परमानेंटली करेक्ट कर सकते हैं। अब आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। क्या आप ब्लड प्रेशर ठीक होने के बाद ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर देंगे? चलती रहेगी वो तो। अब आपको शुगर हो जाती है और आपको मैं शुगर की दवाई देता हूँ, आपकी शुगर ठीक हो जाती है, क्या आप शुगर की दवाई बंद कर देंगे क्या? तो अगर मैं आपका मोटापा ट्रीट करता हूँ, मोटापा ट्रीट करने के लिए आपको डाइटरी चेंजेस बताता हूँ, साथ में कोई दवाई देता हूँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।